वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? तो आप लोग अंदाजा लगाएंगे। हो सकता है चंद्रयान 3 हो या हो सकता है आदित्य L1 हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आदित्य L1 जो है वो कितना दूर है पृथ्वी से। तो आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर एक मिशन चलाया गया था, हमारे देश की एक संस्था है इसरो, उसके द्वारा, और आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य के पास भेजा था। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, ये अर्थ है। यहां से एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसे L1 नाम दिया गया था, आदित्य L1। तो ये अर्थ से अगर हम लोग देखें तो लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर थी। बोला 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ। तो आपको लगता होगा यार, अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर तो यही हो सकता है सबसे दूरी पर। या फिर आप लोग अलग अलग सैटेलाइट के नाम लेंगे, हो सकता है नासा ने भेजा हो सकता है किसी और ने भेजा हो। लेकिन क्या आप ये सोचेंगे कि उसे उस वर्ष में भेजा गया जो हम सोच नहीं सकते? आज से लगभग 45-46 साल पहले ऐसी सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया, जो आज तक मानव द्वारा निर्मित सबसे दूरी पर स्थित है पृथ्वी से। जी, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वाइजर 1 के बारे में। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं सोलर सिस्टम के बारे में, थोड़ा समझना आप लोग। यहां पर देखिए, ये यहां पर सन है। सन सन यानी कि सूर्य। सूर्य एक तारा है जिसके आसपास या जिसके चक्कर लगा रहे हैं कुछ ग्रह। उन ग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में। तो ये अभी ग्रह नहीं है, क्योंकि 3 चीजें फॉलो करनी होती हैं, 3 पॉइंट फॉलो करने होते हैं। इस कारण से एक पॉइंट से हट गया था, यानी कि ये एक अपनी कक्षा में जो है वो नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। तो ये ग्रह नहीं है, बाकी के सारे ये ग्रह हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, अर्थ जो है वो सन से तीसरे नंबर पे। सबसे पहले मरकरी, वेनस, उसके बाद अर्थ। अगर यहाँ हम लोग आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 इस पृथ्वी से सूर्य की तरफ L1 क्षेत्र में, यानी कि आदित्य L1 लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है। लेकिन वाइजर 1 के बारे में आप लोग समझना। जो वाइजर 1 है, 1977 में ये लॉन्च किया गया था। सोच के देखना कितना पुराना ये वाइजर 1 है। अब ये मिशन इसलिए जो है हाईलाइट हुआ क्योंकि इससे संपर्क जो है पिछले साल टूट गया था। लेकिन संपर्क टूटने के बावजूद इससे दोबारा संपर्क जोड़ लिया गया। सबसे पहले मैं बताता हूं ये दूरी पर कितनी पर है। तो ये पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूरी पर है। 24 अरब। सर, मजा नहीं आ रहा, ये समझ नहीं पा रहे 24 अरब क्या है। देखो, यहां मैं आपको एक देसी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग ये समझना कि हमारी पृथ्वी से जो सूरज का डिस्टेंस है, ठीक है, हमारे अर्थ से जो सूरज का दूरी है या सूरज की दूरी है, वो मान के चलो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? अच्छा, करोड़ में मत करो, करोड़ में बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ये समझो, 1 एयू है। 1 एयू यानी आप 1 एयू को कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है हमारे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस। 1 एयू बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर। अब जो वाइजर 1 है ना दोस्तों, वो कितना दूर है पता है आपको? इस डिस्टेंस से 162 गुना, लगभग 162x इतने गुने पर है दोस्तों। यानी जितना हमारी पृथ्वी से सूरज दूर है, उतना हमारी पृथ्वी से 50 गुना दूरी पर ये वाइजर 1 है। यानी 24 अरब किलोमीटर दूर। यार सोच के देखिए, 24 अरब किलोमीटर दूर। सुनने में अजीब नहीं लग रहा? केवल सूर्य तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। 8 मिनट का समय लगता है लगभग इसकी पृथ्वी तक जो रेज आती हैं या किरणें आती हैं, 8 मिनट से भी ज्यादा समय लगता है। इससे भी लगभग ये 15 करोड़, और मैं कहूंगा कि 2400 से भी अधिक करोड़, यानी 2440 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक है डिस्टेंस। 162 गुना या 162.7 एयू। ये 162.7 एयू इतनी दूरी पर वाइजर 1 स्थित है पृथ्वी से। समझ गए? अब इसके बारे में और समझना।
ये वाइजर 1 ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सबसे दूरी तक पहुंचा है आज तक। बोला सर ये 2023 में छोड़ा गया होगा, 2022 में, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो अभी आई है। नहीं मेरे भाई, इसको लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1977 को। कब? 5 सितंबर 1977 में इसको लॉन्च किया गया था। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। उस नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों, समझ गए। यहां पर वाइजर 1 और वाइजर 2 लॉन्च किए गए थे। वाइजर 1 मैंने जैसा आपको बताया कि 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था 1977 में। इसके 16 दिन बाद, कितने दिन बाद? 16 दिन के बाद वाइजर 2 भेजा गया। वाइजर 2 भेजा गया, ठीक है। अब इनके अगर अर्थ से डिस्टेंस देखें तो 20 अरब किलोमीटर दूरी पर तो वाइजर 2 स्थित है। और लगभग, प्यारे साथियों, यहां पर मैंने बताया जैसा कि आप लोगों को 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये स्थित है। तो एक 20 अरब किलोमीटर, एक 24 अरब किलोमीटर, लगभग इनका डिस्टेंस इतना है, ठीक है, पृथ्वी से। अब यहां पर और समझिए, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं वाइजर 1 की। ये वाइजर 1 की कुछ तस्वीर है दोस्तों। वाइजर 1 जो था, इसको केवल 5 साल के लिए जो है तकनीकी रूप से बनाया गया था। लेकिन क्योंकि इसमें कोई खराबी आई नहीं और लगातार इससे संपर्क लगा रहा, तो इसे लगभग 46 साल हो गए अभी तक, समझ गए। और पिछले साल इससे संपर्क टूट गया था, लेकिन फिर से दोबारा से जुड़ गया। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो मिशन है वो 2036 तक चलेगा ऑफिशियली तौर पे, जिसके बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। पिछले साल 14 नवंबर की ये बात है 2023 की, इसके साथ संपर्क टूट गया था, लेकिन बहुत सारी कोशिश की अलग अलग, है ना, सिचुएशंस के माध्यम से इससे दोबारा से जो है संपर्क जुड़ गया। अब जैसे कि हम लोग फोन करते हैं किसी के पास, ठीक है, और फोन करके जैसे हम, कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई आदमी न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, या हमारे देश में बैठा हुआ है, 50 किलोमीटर दूरी पर बैठा हुआ है, जैसे हम अपनी तरफ से बोलते हैं ना, सबसे पहले हेलो, दूसरी तरफ से जैसे ही बोलेगा हेलो, तुरंत हमारे जो है कनेक्शन हो जाते हैं, तुरंत, कुछ सेकंड का भी अंतर नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर यहां जैसे हम लोग बात करें कि इस मशीन के द्वारा, जिसे वाइजर 1 कहते हैं, वाइजर 1 से संपर्क के लिए, अब देखो यहां जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये अर्थ है, ठीक है, ये वाइजर 1 है। यहां से यहां तक कोई भी मैसेज भेजने में लगभग 22.5 घंटे का समय लगता है। कितने समय लगता है? 22.5 घंटे का। यानी कि अभी आपने कोई मैसेज भेजा, सेंड किया, तो इसके पास, वाइजर 1 के पास पहुंचेगा 22.5 घंटे के बाद। फिर वो इसे पढ़ेगा, जिसके बाद 22.5 घंटे में ही यहां से रिप्लाई आएगा। तो इस कम्युनिकेशन में एक बार एक मैसेज रिसीव करने में लगभग 45 घंटे का समय लगता है। यह संपर्क जो जोड़ा गया है, एक डीएसएन नेटवर्क होता है। डीएसएन का मतलब होता है डीप स्पेस नेटवर्क, डीप स्पेस नेटवर्क। इसके द्वारा ही जो स्पेस पर सैटेलाइट भेजी जाती है, उनसे कनेक्शन जोड़ा जाता है। समझ गए आप बात को? अब यहां पर दोस्तों समझना इसकी खासियत, इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट डेट मैं आपको बताता हूं, दोबारा से आप लोग समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अर्थ से फिर मैंने जो है अलग अलग तरीके से एक जो है डिजाइन बनाया है। यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, है ना, इस तरीके से। अब सबसे पहले समझना इसने जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या क्या की हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि इसको जो लॉन्च किया गया था वो 5 सितंबर या 5 सितंबर 1977 को 7 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सबसे पहले 5 मार्च 1979 को, 5 मार्च 1979 को दोस्तों, ये जो है पहली बार पहुंचा था कहां पर? बृहस्पति के आसपास। किसके आसपास? बृहस्पति के आसपास। बृहस्पति यानी जुपिटर के आसपास। जुपिटर यहां है, ठीक है। कब पहुंचा था? 5 मार्च को यहां पहुंचा। उसके बाद ये 12 मार्च को पहुंचा 1980 में, नहीं 12 मार्च को नहीं, 12 नवंबर को, 12 नवंबर को पहुंचा सैटर्न में, यानी शनि ग्रह। 12 नवंबर 1980 में ये यहां पहुंचा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक इसका उपग्रह है टाइटन, इसका सैटर्न का टाइटन उपग्रह, इसके बारे में भी इसने अध्ययन किया था। 22 नवंबर 1980 के आसपास इसने इसका भी अध्ययन किया था।
अब इसने चीजें क्या खोजी, सबसे पहले तो ये समझना कि इसको जो भेजा गया था, क्यों भेजा था, कारण क्या था इसको भेजने का। तो देखो, आप लोग जानते हैं कि स्पेस पे कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी सैटेलाइट भेजी जाती है तो उसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे हवा की जानकारी लेना, गैसों की जानकारी लेना, हाइड्रोजन की जानकारी, हीलियम की जानकारी, प्लाज्मा, विद्युत चुंबकीय विकिरण या चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी, ब्रह्मांडीय किरणें जो होती हैं उनकी नॉलेज लेना, या और भी भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी जानकारी के लिए जो है हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। दिन रात वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग दूसरी दुनिया तक पहुंच सकें या नई नई चीजें खोज सकें। ठीक है, अब इसने जो है जुपिटर, जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह पर दोस्तों इसने क्या खोजा, सबसे पहले समझना, जुपिटर ग्रह पर इसने, इसके चारों ओर, जुपिटर के चारों ओर एक रिंग टाइप का है, रिंग मतलब छल्ला है, उस छल्ले का इसने खोज की, उस रिंग की उसने खोज की, किसके, जुपिटर के आसपास एक छल्ला है वो इसने देखा और उसकी खोज की। उसमें इसके अलावा इसने 2 उपग्रह को भी खोज की, उपग्रह यानी इसके सैटेलाइट, जैसे हम लोग कहते हैं ना पृथ्वी का चंद्रमा है, ऐसे ही पृथ्वी का जो चंद्रमा है दोस्तों वो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। ऐसे ही और भी ग्रहों के उपग्रह हैं, जैसे यहां पर बृहस्पति ग्रह के 2 उपग्रह इसने जो है खोजे, एक थेबे नाम से, एक मेटिस नाम से, 2 उपग्रहों की भी खोज की। इसके अलावा इसने जो है शनि, शनि में नए 5 ग्रह, 5 उपग्रह इसके खोजे, सैटर्न यानी शनि, शनि ग्रह के 5 नए उपग्रहों को खोजा। इतना ही नहीं, इसके एक रिंग यानी कि एक छल्ला का भी खोज की दोस्तों, एक इसके आसपास एक छल्ला नुमा है, उस छल्ले की भी खोज की, और उस छल्ले का नाम भी दिया गया जी रिंग छल्ला या जी रिंग इसको कहा गया। रिंग मतलब छल्ला ही मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं, देसी भाषा में रिंग बोलते हैं, एक रिंग की खोज की थी, रिंग इस तरीके से गोल गोल होता है। ये तो थी इस वाइजर 1 की पूरी कहानी। लेकिन ये वाइजर 1 है कहां, इसके बारे में आप लोग समझना। आप बार-बार न्यूज़ चैनलों पे, क्योंकि ये बहुत तेजी से वायरल हो रही है खबर, ठीक है ना? मानव द्वारा निर्मित तो सबसे दूर ऐसी कौन-सी वस्तु है? वाइजर 1। अब साथियों यहां पर बात ये है कि एक एक शब्द बार-बार आ रहा है, हेलियोस्फीयर, हेलियोस्फीयर। ये हेलियोस्फीयर क्या है, मैं इसके बारे में और समझा देता हूं आपको, और मजा आएगा और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। देखो, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सन है, सन मतलब सूरज। सूरज के आप इधर चलेंगे या सूरज के आसपास देखेंगे तो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां पर है जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ये इस तरीके से ग्रह हैं। तो सबसे दूर जो ग्रह है वो नेपच्यून है, सबसे दूरी पर। सन से सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। अब नेपच्यून से आगे आप लोग पहुंचोगे तो यहां एक टर्मिनेशन शॉक जगह पड़ती है। उसके बाद और आगे चलोगे तो हेलियोपॉज, हेलियोपॉज, हेलियोपॉज क्या है? या आप लोग इस क्षेत्र को देख रहे होंगे, हेलियोस्फेयर नाम से जान रहे होंगे। एक यहां पर देखो इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, या फिर दोस्तों हेलियोस्फेयर क्या होता है, मैं आपको यह समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे हमारी एक आकाश गंगा है, अलग अलग आप लोग जानते हैं गैलेक्सियां होती हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा। तो हमारी आकाशगंगा में एक सूर्य है, ग्रह, सूर्य है सॉरी, तारा, ठीक है, क्या है? सन। तो हमारा जो सन है, ठीक है, वो यहां है। इसके आसपास कुछ जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब इस सूरज को देखें तो हम तारा कहते हैं, इनको देखें तो हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह। सबसे पहली बात, ग्रह और तारे में अंतर क्या है ये समझो। अगर ये आप लोग समझ पाओगे तो मुझे ये चीज समझाने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। तो ग्रह वो होता है दोस्तों जिसमें सूरज की रोशनी से वो चमकता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूरज की पृथ्वी से चमकती है। अगर हम लोग देखें तारा, तारे में अपना प्रकाश होता है। तारों की संख्या भी असंख्य है, लेकिन तारों में क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। तो सूरज का प्रकाश इन सभी ग्रहों पर पड़ता है, जितने भी ग्रह हैं, ठीक है। अब सूरज का जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं जाकर के तो समाप्त होता होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरे हर जगह ये सूरज का प्रकाश है, नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के तो समाप्त होता होगा। आप टॉर्च जलाते हैं तो एक टॉर्च की जो लाइट है वो कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होती होगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कहीं ना कहीं जाके तो समाप्त होती होगी। ऐसे ही साथियों सूरज की रोशनी भी एक समय जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ये समाप्त होती है कहां जाकर के? लगभग लगभग खत्म हो लेती है टर्मिनेशन शॉक पे जाकर के, या फिर हम लोग कह सकते हैं हेलियोस्फेयर पे जाकर के ये समाप्त हो लेती है सूरज की रोशनी।
ये एरिया पूरा इतना ये वाला एरिया है दोस्तों। यहां क्या होता है, सूरज की रोशनी मोस्टली खत्म होने लगती है और गैलेक्सी के या दूसरी जो गैलेक्सी हैं उनके जो स्टार हैं, तारे हैं, उनकी रोशनी प्रभावित करने लगती है इस क्षेत्र को। यानी इधर जो दूसरी जगह है ये, यहाँ के कोई अगर कोई यहाँ पे मतलब कह सकते हैं स्टार होगा, उसकी रोशनी यहाँ पे पड़ रही होगी और बहुत तेजी से इसको जो है रिफ्लेक्शन दे रही होगी। तो सूरज की रोशनी तो कम हो जाती है और ग्रहों और जो तारे हैं उनकी रोशनी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि हेलियोस्फीयर क्या है, तो हेलियोस्फीयर वो चीज है जो सौर मंडल के जो बाहर से आने वाले प्रभाव है सूर्य का, वो कमजोर होता है और बाहर से आने वाला जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। यानी सूरज का प्रभाव कम हो गया, दूसरा ज्यादा गिरा होगा। एक तरीके से ऐसे समझो देसी भाषा में, एक व्यक्ति है, ठीक है, अब जैसे कि एक टॉर्च है इधर से जल रही है, ठीक है, ये समझना एक टॉर्च है इधर से जल रही है और एक टॉर्च जो है वो इधर से जल रही है, ठीक, इसकी भी रोशनी आ रही है इधर और इसकी भी रोशनी इधर आ रही है। इन दोनों की जो रोशनी बराबर पड़ेगी वो कहां पड़ेगी, इस व्यक्ति पे। मान लो कि मैं कहां पहुंच गया, यहां, तो इस वाले क्षेत्र की रोशनी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा पड़ेगी इस पे। तो वही चीज है, सूरज से यहां तक का एरिया जो है लगभग, वो तो ठीक है, सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, इधर से भी पड़ रही होगी, इधर से सूरज की, इधर से दूसरे तारे की, लेकिन हम लोग यहां पहुंचे तो ये जगह कौन सी है, हेलोस्फीयर। इस वाले सूरज की रोशनी कम हो गई, दूसरे सूर्य की लगभग रोशनी ज्यादा हो गई, ठीक है, ये हेलियोस्फीयर है। तो लगभग आप लोग समझिए कि जो हमारा वाइजर 1 है वो हेलियोस्फीयर से भी ऊपर चला गया है, मतलब इसको पार करने वाला ऐसा पहला ही अंतरिक्ष यान है ये। इससे पहले कोई भी गया नहीं ना, इसके बाद शायद जाएगा तो बहुत लंबे समय बाद कोई जाएगा और बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। हालांकि बहुत सारी कोशिश चल रही है, न केवल नासा, हमारा इसरो भी इसको बनाने में तैयारी में लग रहा है दोस्तों। यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा वाइजर 1 कहां स्थित है, लगभग ये हेलियोपॉज में स्थित है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप कितना इस बात को समझ पाए, वीडियो में जरूर जाकर के कमेंट करना, अपना बहुमूल्य कीमती समय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।